सीजी एजुकेशन इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 विविधता और भेदभाव पर चर्चा करेंगे। इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा तथा अनावश्यक चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे। तो सामान्य परिचय। भारतीय सभ्यता ने हमेशा विविधता का सम्मान किया है, फिर चाहे वो मन की हो, मस्तिष्क की या बौद्धिकता की हो। भारतीय संस्कृति ने अलग अलग विचार और धर्मों को पनपने की पूरी स्वतंत्रता दी है। यह कथन था श्री अरविंदो का, जो कि भारतीय फिलोसोफर थे। लोग अलग अलग रुचि, क्षमता, विचार आदि होते हैं। ऐसी विभिन्नता के कारण कुछ लोगों को अलग थलग किया जाता है, सामान्य सुविधाओं और अवसरों से वंचित रखा जाता है, अर्थात भेदभाव किया जाता है या उनसे असमान व्यवहार किया जाता है। इस पठन सामग्री में इस विषय पर शुरुआती चर्चा है। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूह में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पार्ट में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े होते हैं। इसके इकाई के उद्देश्य हैं हमारे आसपास की विविधता को समझना, दूसरा है पूर्वाग्रह को समझना, तीसरा है रूढ़िबद्ध धारणाओं को समझकर पूर्वाग्रह व रूढ़िबद्ध धारणाओं के मध्य संबंध की समझ विकसित करना, चौथा है क्या लैंगिक भेदभाव के पीछे भी किसी प्रकार की पूर्वाग्रह या समझना एवं विविधता, पूर्वाग्रह तथा भेदभाव के संबंध को समझना। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास पर असर पड़ता है। अगर आप निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाज़ा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविधता वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब, अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। पूर्वाग्रह। शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के बारे में नीचे कुछ कथन दिए हैं। ये एक करिकुलम का पार्ट है, तो इसे हम स्किप कर सकते हैं। ऊपर दिए कुछ कथन ग्रामीणों के थे जिन्हें वे गंदे, अंधविश्वासी, अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, चालाक एवं सिर्फ पैसे के सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं या उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर वह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि ऊपर के कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी, चालाक या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत न कर पाएँ जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएँ बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। हम चलते हैं लड़के और लड़कियों में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है। हम स्किप कर सकते हैं। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे यह गुण आमतौर पर लड़कों का या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे आत्मविश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आ जाए
भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होते तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उन्हें लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इसके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। फिर अगला टॉपिक है रूढ़िबद्ध धारणाओं की समझ। यह एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो हम उसे रूढ़िबद्ध धारणा या स्टीरियोटाइप कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग को होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हम देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने में रोक लेती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसा माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। इन धारणाओं का अक्सर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। मुसलमानों के बारे में यह रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उसको स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन से देखा गया है कि मुसलमानों की गरीबी इसका महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल में जल्दी निकाल देते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किए गए हैं, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केवल में स्कूल प्राय घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारणों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिसे मुसलमान लड़कियाँ भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, जैसे जहां वे मुसलमान हो, जनजाति के हो या अनुसूचित जनजाति के हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं या किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं, हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते या दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप, गिलास में चाय पीने नहीं देते, तो इनका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकते हैं। आप याद करें, पहले आपने पढ़ा है कि समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है। यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब आप लोग अपने से भिन्न प्रथाओं या रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर तो गरीब था, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, पर अंतर विविधताओं का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह की भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति का मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अगला टॉपिक है समाज में भेदभाव का सामना। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती और बुनाई आदि।
लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें गंदा या अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा जाता है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। उन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा। उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के नीचे रखा जाता उनको अछूत, अयोग्य कहा जा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों के लिए काम के अलावा कोई अन्य काम करने की इज्जत नहीं थी। इस तरह के भेदभाव के खिलाफ लगातार संघर्ष चलता रहा और पिछली शताब्दी में पेरियार व भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने ऐसी व्यवस्था के खात्मे के लिए तथा सभी लोगों को सम्मान से जीने के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए। अगला टॉपिक है समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन में से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल है। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को साहूकारों और उनकी ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस प्रयास से अवगत थे कि समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेताओं ने इन लड़ाई का हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान की ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसमें भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समानाधिकार, समानता अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। इसे कानूनी रूप में खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली है कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़े समुदायों को समानता के इस अधिकार में फ़ायदा दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों का मानना है कि विविधताओं की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है कि यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज ही मौजूद है। समानता ये वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका सारांश है: पहला, बच्चों की रुचि, क्षमता, योग्यता, सीखने की गति, लिंग, जाति, स्वभाव आदि में विविधता होती है। शिक्षकों को इन विविधताओं के महत्व को समझना आवश्यक है। दूसरा है, कुछ लोगों को विविधता और असमानता के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, अतः समानता के लिए सभी को मिलकर निरंतर संघर्ष करना होगा। तीसरा है, समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का मूल्य बने, इसके लिए विविधता को मूल्यवान मानना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।